वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा और आपका रब्ता रहे। गए बगए आपसे बात करने की कोशिश करते हैं ताकि जो बैनुल-अक़वामी या डोमेस्टिक अंदरूनी हालात हैं उसके बारे में बातचीत करें। आज इस जंग के बारे में जो ईरान और अमेरिका और इज़राइल की जंग लगी हुई है, इस बारे में तशवीश जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले इज़राइल ने एक बहुत ही उम्दा कार्ड खेला जिसे एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई सच्चाई थी कि ट्रंप को मारने की ईरान जो है वो साजिश कर रहा है, और उस बहाने को लेकर फिर अमेरिका ने कुछ ईरान पर हमले शुरू कर दिए। आज 10-11 दिन हो चले हैं। आज 23 तारीख़ है, 24 तारीख़ है, बल्कि आज 24 तारीख़ है जुलाई की, और जंग अब 11वें-12वें दिन में दाखिल हो रही है। रोज़ाना उनकी इंस्टॉलेशंस को मारा जा रहा है और फिर कुछ जवाबी कार्रवाइयाँ भी हुई जिसके अंदर के कुछ अमेरिकन फ़ौजी जो उर्दन में थे हलाक हुए और कुछ को वहाँ से निकाल कर जर्मनी ले जाया गया ताकि उनका इलाज हो जाए। अब ये जंग जो है ना, ये ईरान ने बड़ी टैक्टफुली ये गन जो है जंग जो है वो खेली है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। या तो वो गाज़ा बन जाता, यानी या फिर वो रिटेलिएट करता, और रिटेलिएट करना उसने कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि अमेरिकन अड्डे जहाँ पर हैं वहाँ पे मारा जाए। और उसने फिर चुन चुन कर अमेरिका के जो अड्डे थे, ख़ास तौर पे बहरीन, यूएई, कुवैत, इनको निशाना बनाया, और फिर कतर को भी बीच में निशाना बनाया। एक आधी मरतबा ओमान पर भी हमला हुआ, लेकिन ओमान ने अपना बड़ा एक न्यूट्रल किरदार जो है वो अदा करते रहे। बहरहाल ये जंग अब बढ़ती जा रही है, और कुछ ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं, जैसे कि उसने अमेरिकन अड्डों में मारना शुरू किया, साथ साथ उनको भी थोड़ी सी तेज़ी ले आए उनके अंदर, यानी कि लेबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह ने अटैक करने शुरू कर दिए और इज़राइल ने उनको मारना शुरू कर दिया। और अब ये हूतीज़ जो यमन के अंदर हैं, इनको जो इनका फॉर्मल नाम था वो था अंसार अल्लाह, और ये एक पॉलिटिकल आर्म्ड स्ट्रगल थी वहाँ लोकल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। और उसमें देखने में ये आया कि ये लोकली लड़ाई जो है वो बढ़ती गई, और हूतीज़ को यमन की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो ईरान की सपोर्ट भी बढ़ती गई, जिसमें वो ट्रेनिंग भी उनको दी, उनको असला भी दिया, उनको मिसाइल भी दिए, और अब ये कि ड्रोन्स भी उनके हाथ लग चुके हैं। और लाज़मी बात है कि सपोर्ट उनको मिल रही है ईरान से ज़्यादा, और कुछ ऐसे ममालिक से जो कि उस इलाके में जो है वो जंग को मज़ीद तूल देना चाह रहे हैं। तो इस मसले को अब इतना आगे बढ़ गया कि पाकिस्तान भी कुछ इसके असरात जो हैं पाकिस्तान पर भी पड़ने शुरू हो जाएंगे। 2014-15 में इन्होंने हूतीज़ ने जाके ना तो कब्ज़ा कर लिया सना पे, जो कि यमन का कैपिटल है, उनका दारुल खिलाफा है। उस पर जब कब्ज़ा कर लिया तो उसने जो वहाँ की इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट थी उसको निकाल दिया। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। अब सऊदी अरेबिया को फ़िक्र शुरू हो गई कि हमारा जो इतना बड़ा 1300 किलोमीटर तकरीबन लंबा बॉर्डर है उनके साथ, और अब हमारे साथ अगर इन्होंने पंगा लेना शुरू कर दिया, यानी गड़बड़ शुरू कर दी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। फिर सऊदी अरेबिया ने एक कोलिशन बनाई जिसमें दीगर अरब ममालिक को भी डाला, उसमें यूएई भी था, दीगर ममालिक भी थे, और सब ने मिलकर उन पर यमन पर हमला किया। और कोशिश उनकी ये जारी रही कि जो यमन की पहली हुकूमत थी, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुकूमत, जिसे आज भी रिकग्नाइज़ किया जा रहा है बैनुल-अक़वामी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए, क्योंकि इस हूतीज़ की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ नहीं किया अभी तक, ना अमेरिका ने ना किसी और मुल्क ने। अब उनके पास एक वसी मैंडेट आ गया है
कि वो अंदरूनी और बैरूनी तौर पे जो करना चाहें वो कर सकें। और एक तो सऊदी अरेबिया को बड़ा कंसर्न है, और जब ये कोलिशन बनाकर हमले किए थे उस कोलिशन में यूएई था सऊदी अरेबिया के साथ, और यूएई फिर उस कोलिशन से निकल गया, और यूएई ने फिर कुछ अपनी पसंद के एक फैक्शन जो था हूतीज़ का, उनको सपोर्ट करनी शुरू कर दी। और लाजमी बात है इस वजह से सऊदी और यूएई के ताल्लुकात भी कुछ ख़राब हुए, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो परेशान इसलिए था कि हमारा बॉर्डर, क्योंकि उन्होंने हूतीज़ ने फिर जब हमले किए सऊदी अरेबिया पे, कई उनकी जो पेट्रोल की इंस्टॉलेशंस थी, कुछ एयरपोर्ट्स थे, कुछ दीगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी जहाँ पर उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। और अब वो 2015 से कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है उसको वापस लें। अब सऊदी अरेबिया जो है वो लाज़मी बात है पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक बड़ा पैक्ट हुआ है, जो हुआ तो 1980 के अवाइल में था, लेकिन अब उसको रीएड्रेस किया गया है, दोबारा वो पैक्ट किया गया है कि जी अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी पर हमला है, और अगर सऊदी पर हमला होगा तो पाकिस्तान पर हमला है। और अब जबकि हूतीज़ ने के साथ इस सऊदी अरेबिया की शिप्स पे हमला शुरू किया, क्योंकि सऊदीज़ के पास एक तो ये बहुत बड़ा बॉर्डर इधर आ गया, और दूसरा जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 25% तेल और दीगर मामलात गुज़रते हैं, इसी तरह रेड सी से उधर से भी 12-15% गुज़रते हैं। और जब अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है तो सऊदी का एक्सेस रेड सी से था, तो एक शिप्स जो है वो सऊदी की पर हमला किया है, ड्रोन्स मारे हैं उन्होंने हूतीज़ ने। और अब ये कन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन सऊदी अरेबिया और हूतीज़ का वो बढ़ता जा रहा है। अब इसमें क्योंकि पाकिस्तान ने भी एक आधी धमकी दी है, और वहाँ यमन में वैसे भी एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इस वक्त, वहाँ खाना पीना रहना, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। एक उसको और मज़ीद डिस्टेबलाइज़ करने की जितनी कोशिश की जाएगी उतनी उसको सपोर्ट मिलती जाएगी। जिस तरह ईरान अमेरिका जंग में इज़राइल जो है उसके पास अमेरिका था, उसने हमला किया, तो इज़राइल भी ने पहले हमला किया, फिर अमेरिका ने किया, और अब अमेरिका कर रहा है, तो बैकग्राउंड में इज़राइल भी उनकी मदद कर रहा है। मकसद असल में क्या है? मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों के अंदर दरार डाली जाए। कुछ को इन्होंने मिला लिया है अपना ममालिक को इज़राइल के साथ, जैसे कि यूएई इज़राइल और अमेरिका के साथ मिलकर चाह रहा है कि ईरान पर हमले करें, और हो सकता है उन्होंने हमले किए भी हों या उनकी बेसिस जो है इस्तेमाल हुई हों हमले के लिए। तो ये दिन ब दिन जंग जो है ख़तरनाक होती जा रही है। अब अमेरिका जब मारेगा डीसैलिनेशन प्लांट्स पे या पावर हाउसेस पे, तो ये जवाबन फिर गल्फ़ के पावर हाउसेस पे और उनके जो वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, क्योंकि वो वाटर डीसैलिनेशन प्लांट ना हो तो ये तो कौमें ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इनके पास पानी पीने का नहीं है, सिर्फ डीसैलिनेशन प्लांट्स के ज़रिए आता है। तो इसमें अब पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए? अमेरिका भी चाह रहा है कि हूतीज़ ये ना करें और ईरान उनकी सपोर्ट ना करे। पाकिस्तान क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ मिला हुआ है, और अगर ये लड़ाई बढ़ेगी तो फिर पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से बीच में पड़ना पड़ेगा। ये तो एक तरफ की बात होगी। दूसरी तरफ एक अजीब व गरीब माहिदा हुआ है, अजीब व गरीब तो नहीं कहते चले, माहिदा हुआ है जो बड़ा एक पंप और शो के साथ अमेरिका और सऊदी अरेबिया का अपना यूरेनियम को इनरिच करने के लिए फॉर पीसफुल पर्पसेस, और ये अमेरिका की सुपरविजन में होगा। एक बहुत बड़ा माहिदा साइन हुआ है जिस पे एक अच्छी बात है कि फॉर पीसफुल पर्पसेस न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हर एक का हक़ है कि वो इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ साथ जो एक उन्होंने कतगन लगा दी है या एक कंडीशन लगा दी, वो ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो इज़राइल को रिकग्नाइज़ करे और साथ साथ अब्राहम अकॉर्ड को भी साइन करे। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान जो है एक अजीब व गरीब पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम आखिरी मुल्क होंगे जो किसी अब्राहम अकॉर्ड में या
इसराइल को रिकग्नाइज़ करने के लिए जाएंगे जब तक कि फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा और उनकी जो प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया हुआ है, टेरिटरी पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो खाली नहीं होगा। तो ये एक नई मुश्किल है जो आ गई है। मेरे अपने ख़्याल में पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को भी ये कंडीशन अभी इस वक्त मानना सऊदी अरेबिया के लिए भी ठीक नहीं होगा। उनको भी, उनके भी लोगों की हमदर्दियाँ फ़लस्तीन के साथ हैं, जैसे पाकिस्तान के लोगों की हमदर्दियाँ फ़लस्तीन के साथ हैं, हम सब की। और गाज़ा में जो कुछ हुआ, मेरा ख़्याल है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद या हॉलोकॉस्ट के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया में, उससे भी ज़्यादा दुनिया के अंदर जो रियासती दहशतगर्दी हुई है वो वहाँ पर हुई है, गाज़ा में। और फ़लस्तीनियों को आज तकरीबन 80 साल होने को जा रहे हैं कि आज़ादी के बाद से जो है वो इसराइल ने उन पर हमले शुरू किए हैं। और ये आज नहीं, मतलब अरसे दराज से ये चलता आ रहा है। और अब तो इस हद तक हम पहुंच चुके हैं कि गाज़ा के अंदर जो कुछ हुआ, किसी मुसलमान मुल्क ने उसमें कोई अपना हिस्सा नहीं डाला, कोई उन पे तोहमत नहीं लगाई, कोई उनको बंद नहीं किया। तो अब ये बात जो है आगे बढ़ती जा रही है। और अब ईरान ने अगर एक स्टैंड लिया है तो बजाय हम आपस में फटने के, अगर मुतहद होकर इस लड़ाई को रुकवाने की कोशिश करें। और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मुझे शुरू में बताना चाहिए था कि मैं समझता हूँ कि इस माहदे को तोड़कर अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती की। हाल ही में मेरी किसी से मुलाकात भी हुई जो कि एक अच्छे शख्सियत अमेरिका से आए हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप के भी वो नज़दीक हैं। तो जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा कि जब इतना बड़ा आपको मौका मिला था कि आप ईरान के साथ MOU साइन करके फौरी तौर पर अगर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बातचीत शुरू कर देते और उनका ये जो वो तैयार थे अपना इनरिचमेंट को ख़त्म करने के लिए और वो किसी न किसी के हवाले करने के लिए भी तैयार हो जाते। अब आपने वो MOU को ख़त्म करके उनको उकसा भी दिया है और उनको अब इस तरफ ले जा रहे हैं आप कि वो मज़ीद काम करें अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे। और कहीं ये ना हो कि ये मामला जो है वो लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि फिर हम लिमिटेड न्यूक्लियर ऑप्शंस की तरफ देखना शुरू कर दें। अमेरिका के अंदर मुझे मालूम हुआ कि एक लॉबी ऐसी है जो इस हद तक जाना चाहती है कि ईरान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और लिमिटेड न्यूक्लियर इस्तेमाल किया जाए। वहाँ पे ये एक लॉबी है वहाँ पे जो कर रही है। दूसरी लॉबी ये कह रही है कि हमें MOU और किसी और तरफ जाना नहीं चाहिए, अमन की तरफ नहीं जाना चाहिए, सिर्फ जंग की तरफ जाना चाहिए। तो ये ख़तरे की घंटियाँ जो बज रही हैं, इसमें सिर्फ ये कह सकते हैं कि बड़े पाकिस्तान को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, बड़ी होशियारी के साथ, सोच समझ कर और मुशावरत के साथ। पार्लियामेंट मौजूद है, कैबिनेट मौजूद है, इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, सबको मिलकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिलाकर मैं समझता हूँ कि एक इन कैमरा सेशन होना चाहिए ताकि हर शख्स अपनी अपनी बात करके पाकिस्तान को बेहतर तजवीज़ दे सकें। हमारा सऊदी अरेबिया के साथ दिली लगाव है। हम चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान क्या कहते हैं, दो जाने और एक दिल हो जिसको कहते हैं। तो वो हम हैं, हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हरमैन शरीफैन से हमारे लिए कोई चीज़ दुनिया में बड़ी नहीं है। उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन होशियारी के साथ, तहम्मुल के साथ, सोच सोच कर आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। वाइटल PO, जिंदगी जियो।